नमस्कार। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस पर आयोजित विशेष कार्यक्रमों और बायोगैस बनाने की अनोखी तकनीक के अलावा विज्ञान की कई रोचक खबरों के साथ मैं हूं आपके साथ ऐश्वर्या और आप देख रहे हैं ज्ञान विज्ञान। खबरों के अलावा आज के अंक में हम चर्चा करेंगे रमन प्रभाव की, लेकिन आइए सबसे पहले नजर डालते हैं इस हफ्ते की सुर्खियों पर। देश भर में मनाया गया राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, उत्कृष्ट कार्यों के लिए दिए गए पुरस्कार। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जारी की हानिकारक बैक्टीरिया की लिस्ट, कई बीमारियों के लिए जिम्मेदार। IIEAST शिवपुर के वैज्ञानिकों का शोध, विकसित की बचे हुए खाने से बायोगैस बनाने की तकनीक। सूर्य को करीब से जानने की तैयारी, नासा अगले साल तक भेज सकता है अंतरिक्ष यान। और खोज खबर में जानेंगे कैसे हुई रमन प्रभाव की खोज। 28 फरवरी ये वो दिन है जब रमन प्रभाव की खोज हुई थी। इस महान खोज के लिए भौतिक विज्ञानी सर चंद्रशेखर वेंकट रमन को भौतिकी के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया था। इसी उपलब्धि के सम्मान में हर साल 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। इस बार भी देश भर में विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया गया और साथ ही विज्ञान के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वालों को सम्मानित किया गया। हर साल की तरह इस साल भी 28 फरवरी को भारी उत्साह के साथ रमन प्रभाव खोज की याद में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया गया। विज्ञान और तकनीकी विभाग के तहत नेशनल काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन ने इस विषय को प्रोत्साहन देने के लिए कई गतिविधियों का आयोजन किया। समारोह में विज्ञान, तकनीकी और भूविज्ञान केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन और DST सचिव डॉक्टर आशुतोष शर्मा ने हिस्सा लिया, जिसमें साल 2016 में विज्ञान और तकनीकी को लोकप्रिय बनाने में योगदान देने के लिए राष्ट्रीय पुरस्कारों का ऐलान किया गया। इस बार के विजेता हैं विज्ञान और तकनीकी संचार में योगदान के लिए कलिंग फाउंडेशन ट्रस्ट और डॉक्टर MV पद्म श्रीवास्तव। Scientist, known scientists of the world, one is selected every year, and he has contribution for popularizing science among common people, either by writing or by laboratory or by print media or press television, anywhere. We are giving scholarship to children, and we are giving money for the difficult diseases like heart, neurology or cancer, like that. And apart from that, we give the Scalinga Prize. किताबों और पत्रिकाओं के जरिए विज्ञान और तकनीकी संचार में योगदान के लिए डॉक्टर रंजीत सिंह और डॉक्टर शुभाश्री देसिकान। Humans are different from other animals in that they have reached the top of the pyramid. That involves not just power but also responsibility. And to access this responsibility well, you need to understand science, and people need to understand science, and things have to be a collective effort. So it's not just important to communicate science, but it should be a day where we think about how to make India a country where everybody thinks scientifically and can participate in decision making. बच्चों में विज्ञान और तकनीकी को लोकप्रिय बनाने के लिए दिल्ली स्टेट साइंस टीचर्स फोरम के श्री पद्मलोचन प्रधान और श्री बापूराव पुजारी। शोध और पारंपरिक तरीकों से विज्ञान और तकनीकी को लोकप्रिय बनाने के लिए प्रोफेसर शैली अवस्थी और इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से विज्ञान और तकनीकी को लोकप्रिय बनाने के लिए डॉक्टर अनिल कुमार त्रिपाठी और श्री GS उन्नीकृष्णन। बहुत बहुत बधाई हो आपको। विजेताओं को पुरस्कार के रूप में नगद राशि, निशानी और प्रशंसा पत्र दिए गए। विभिन्न शोध संस्थानों और कॉलेजों ने राष्ट्रीय विज्ञान दिवस पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए। इनमें इंडियन अकेडमी ऑफ साइंसेज ने छात्रों के लिए विशिष्ट राष्ट्रीय विज्ञान दिवस का आयोजन किया।
विभिन्न स्कूलों के छात्रों ने रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट बेंगलुरु में स्थित मशहूर सीवी रमन म्यूजियम में प्रयोगात्मक सत्रों में हिस्सा लिया। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने ऐसे बैक्टीरिया की सूची तैयार की है जिन पर एंटीबायोटिक्स दवाएं बेअसर हैं। वैज्ञानिकों का दावा है कि ये बैक्टीरिया काफी खतरनाक हैं। हर साल इनकी वजह से लाखों लोगों की जान चली जाती है। WHO की सूची में कुल 12 बैक्टीरिया शामिल हैं, जिन्हें 3 श्रेणियों में बांटा गया है। इस सूची के आधार पर वैज्ञानिक नए एंटीबायोटिक्स विकसित कर सकते हैं। आज का युग सुपर बग का युग है। छोटे बैक्टीरिया अपने आप में बहुत तेजी से बदलाव लाते हैं। इससे पहले कि दवाओं से उनका इलाज किया जाए, एंटीबायोटिक के अंधाधुंध इस्तेमाल के कारण शरीर में एंटीबायोटिक प्रतिरोधी क्षमता विकसित हो रही है और ये सुपर बग स्वास्थ्य के लिए खतरनाक साबित हो रहे हैं। हाल में विश्व स्वास्थ्य संगठन की जारी की गई एंटीबायोटिक प्रतिरोधी प्रायोरिटी पैथोजेंस की सूची बताती है कि ये स्वास्थ्य के लिए कितने खतरनाक हैं। नए एंटीबायोटिक्स की जरूरतों को देखते हुए WHO ने 3 श्रेणियों के अंतर्गत 12 परिवारों के बैक्टीरिया की सूची तैयार की है। This is one of the several WHO work streams to address antimicrobial resistance, which must be tackled from several angles and in a comprehensive way. This new global list clearly sets 3 priorities for research and development of new antibiotics: critical, high, or medium, to convey the level of urgency for the antibiotics needed. गंभीर प्राथमिकता वाले वर्ग में मल्टी ड्रग प्रतिरोधी बैक्टीरिया के 3 परिवारों को शामिल किया गया है, जो खास तौर से अस्पतालों में भर्ती मरीजों के लिए खतरनाक हैं और जिनमें एसिनेटोबैक्टर, स्यूडोमोनास और कई एंटेरोबैक्टीरिया की शामिल हैं, जो अक्सर खून संक्रमण और निमोनिया की वजह बनते हैं। ये बैक्टीरिया कई तरह के एंटीबायोटिक्स के प्रति प्रतिरोधी हैं, जिनमें कार्बापेनम्स, सेफेलोस्पोरेंस की तीसरी पीढ़ी भी शामिल है। ये मल्टी ड्रग प्रतिरोधी बैक्टीरिया के इलाज के लिए सर्वश्रेष्ठ उपलब्ध एंटीबायोटिक्स हैं। उच्च प्राथमिकता वाले वर्ग में 6 परिवार शामिल हैं, जिनके नाम हैं एंटेरोकोकस, स्टैफिलोकोकस, हेलिकोबैक्टर, साल्मोनेली, निसेरिया और कैंपिलोबैक्टर। तीसरे वर्ग में मध्यम प्राथमिकता वाले स्ट्रेप्टोकोकस, हीमोफाइलस और शिगेला परिवार शामिल हैं। ये सूची जर्मनी के यूनिवर्सिटी ऑफ ट्यूबिंजन के डिवीजन ऑफ इन्फेक्शियस डिजीजेस के सहयोग से तैयार की गई है, जिसमें उपचार, मृत्यु दर, समाज में प्रसार और स्वास्थ्य की जिम्मेदारियों जैसी कई कारकों को ध्यान में रखा गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की इस सूची द्वारा नए एंटीबायोटिक्स के निर्माण और शोध को बढ़ावा मिलेगा और साथ ही सरकारों द्वारा अनुसंधान को भी प्रोत्साहन मिलेगा। शादी विवाह, बड़े समारोह या फिर आमतौर पर घरों में कई बार ऐसा होता है कि काफी खाना बच जाता है। ऐसे में इसे या तो पशुओं को खिला दिया जाता है या फिर फेंक दिया जाता है। लेकिन क्या हो अगर इसी खाने का इस्तेमाल कर बायोगैस विकसित कर ली जाए? जी हाँ, ऐसी ही तकनीक विकसित की है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी शिवपुर के वैज्ञानिकों ने। क्या है ये तकनीक? आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। ऐसा लगभग हर जगह पाया गया है कि बचे हुए खाने को या तो पशुओं को खिला दिया जाता है या फिर फेंक दिया जाता है। लेकिन क्या हो अगर इसी बचे हुए खाने से उपयोग में आने वाली कोई चीज बना ली जाए? इसी कड़ी में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी शिवपुर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर ग्रीन एनर्जी एंड सेंसर सिस्टम के वैज्ञानिकों ने
खाद्य अवशेषों से बायोगैस बनाने की तकनीक विकसित की है, जिसमें एनारोबिक डाइजेशन प्रक्रिया द्वारा किचन से बचे हुए खाद्य पदार्थों से बायोगैस बनाई जाती है। एनारोबिक डाइजेशन पूरी तरह से नियंत्रित एक जैविक प्रक्रिया है, जिसमें खाद्य अवशेषों के विघटन द्वारा बायोगैस के रूप में 60% मीथेन और 40% कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण ऊर्जा के रूप में किया जाता है। There are 2 trolleys who collect the kitchen waste and the food waste from different hostels and different residential places and bring them to our biogas units, where they are properly segregated and shredded and put into the machine, where from that, the mix goes into the biodigester, and from the digester the gas is produced, and that biogas is then fed to the engine, which then produces electricity. इस पूरी प्रक्रिया को 3 चरणों में पूरा किया जाता है, जो कि हाइड्रोलिसिस, एसिटोजेनेसिस और मीथेनोजेनेसिस हैं। बायोगैस के निर्माण के लिए हॉस्टल्स, घरों और होटलों से बड़ी मात्रा में बचे हुए खाद्य पदार्थ को 1000 किलोग्राम क्षमता वाले प्लांट में पानी के साथ मिलाकर उसका तरल रूप तैयार किया जाता है। इसके बाद दूसरे प्लांट में डालकर इसे 40 से 45 दिनों तक छोड़ दिया जाता है और इसमें मौजूद पानी को अलग कर लिया जाता है। फर्मेंटेशन की प्रक्रिया के द्वारा इस प्लांट में मीथेन गैस तैयार होती है, जिसे अलग कर इसका इस्तेमाल जनरेटर में और भोजन बनाने में किया जाता है। खास बात यह भी है कि इस प्रक्रिया में बचे अवशेष का इस्तेमाल जैविक खाद के रूप में किया जा सकता है। ये तकनीक पूरी तरह से सुरक्षित है और इसका सफल परीक्षण किया गया है। जो वेस्ट है वो एक अच्छा वाला फर्टिलाइजर है। वो फर्टिलाइजर कोई खेती में यूज करेगा तो उसका दूसरा कोई फर्टिलाइजर का जरूरत नहीं है। गांव में क्या होता है, उससे जनरेटर का जरूरत नहीं है, उससे कॉस्टिंग बहुत बढ़ जाता है। इसीलिए क्या है, गैस डायरेक्ट जला के वो थर्मल यूज करता है। अब का जो खाना बनाता है, जो में अपना आग लगता है, हीट जरूरत है, वो सब काम कर सकता है। खाद्य अवशेष का इससे बेहतर इस्तेमाल क्या हो सकता है, जहां न सिर्फ इसका निस्तारण कर प्रदूषण जैसी समस्या को कम किया जा रहा है, साथ ही उपयोगी मीथेन गैस भी तैयार की जा रही है। नासा अगले साल तक सूर्य पर अपना पहला रोबोटिक अंतरिक्ष यान भेजने की तैयारी में है। सूर्य के वातावरण और इसके आसपास की परिस्थितियों की जानकारी हासिल करने के लिए यह अंतरिक्ष यान सूर्य के 60 लाख किलोमीटर की परिधि में प्रवेश करेगा। नासा वैज्ञानिकों का दावा है कि वो सूर्य की सतह तक तो अंतरिक्ष यान को नहीं भेज सकते, लेकिन इतने करीब तो भेज सकते हैं जहां से सूर्य से जुड़े अनसुलझे रहस्यों को उजागर किया जा सके। हम सभी जानते हैं कि हमारे सौर मंडल का तारा यानी सूर्य लगातार नाभिकीय विलय से ऊर्जा प्राप्त करता है, जिससे हाइड्रोजन का केंद्र हीलियम में बदलता है। अनुमान लगाया गया है कि प्रति सेकंड सूर्य अपने केंद्र में करीब 620 मिलियन मीट्रिक टन हाइड्रोजन का विलय करता है। लेकिन एक सवाल सालों से वैज्ञानिकों के जहन में कौंध रहा है कि सूर्य के वातावरण की तरह उसकी सतह उतनी गर्म क्यों नहीं है। जी हां, वर्तमान डेटा के मुताबिक सूर्य की सतह का तापमान सिर्फ 5500 डिग्री सेल्सियस है, जबकि इसके वातावरण का तापमान करीब 2 मिलियन डिग्री सेल्सियस है। इस विरोधाभास ने शोधकर्ताओं की पेशानी पर बल ला रखा है। नासा अगले साल सूर्य में पहला रोबोटिक स्पेसक्राफ्ट भेजने की तैयारी में जुटा है। हालांकि सूर्य तक पहुंचने के लिए ये पहला मिशन है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि स्पेसक्राफ्ट सूर्य की सतह तक पहुंच ही जाएगा। दरअसल ऐसा होना अभी तक असंभव है। सूत्रों के मुताबिक रोबोटिक स्पेसक्राफ्ट सूर्य का वातावरण खंगालने के लिए उसकी सतह से 6 मिलियन किलोमीटर दूर तक जाने के लिए तैयार किया गया है।
इस मिशन के जरिए सूर्य से जुड़े 3 सवालों के जवाब तलाशे जाएंगे। सबसे पहले ये जानने की कोशिश करेगा कि फोटोस्फीयर नाम से मशहूर सूर्य की सतह कोरोना नाम के उसके वातावरण की तरह गर्म क्यों नहीं है। ये भी जानने की कोशिश की जाएगी कि सौर वायु को रफ्तार कैसे मिलती है और क्यों सूर्य अक्सर ऊंची ऊर्जा वाले कण छोड़ता है जो अंतरिक्ष यात्रियों और स्पेसक्राफ्ट के लिए हानिकारक होते हैं। खबरों के मुताबिक बिना इंसान वाले इस स्पेसक्राफ्ट में थर्मल रेडिएटर्स नाम के विशेष हीट ट्यूब होंगे। इनसे हीट शील्ड के अंतरिक्ष में खुलने के लिए ऊर्जा प्रवाहित होगी ताकि ये ऊष्मा के प्रति संवेदनशील उपकरणों को प्रभावित न कर सके। और यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द वापस लौटते हैं विज्ञान और तकनीकी की कुछ और दिलचस्प खबरों के साथ। देखते रहिए ज्ञान विज्ञान। अभिव्यक्ति की आजादी को लेकर बीते कुछ वक्त से बार बार सवाल उठाए जा रहे हैं। ताजा मामला गुरमेहर कौर के विवाद के चलते फिर से सुर्खियों में है। फ्रीडम ऑफ स्पीच इज अ फंडामेंटल राइट है जो कि प्राण दे के भी उसके लिए लड़ना चाहिए। सरकार की आलोचना करने का अधिकार सबको है, लेकिन सरकार की आलोचना करने का मतलब देश को विखंडित करने का अधिकार नहीं है। जब धर्म के ठेकेदार खड़े हो जाते हैं और फिर कहते हैं कि अभिव्यक्ति की परिभाषा ये है, वहीं से समस्या शुरू हो जाती है। जो आज भी इमरजेंसी की कसम खाते हैं, अब वही लोग वो सब हरकतें कर रहे हैं जो इंदिरा जी ने इमरजेंसी में की। जयप्रकाश जी ने 74 में कहा, सच कहना अगर बगावत है तो समझो हम भी बागी हैं। देखिए सरोकार सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। आया था एक परदेसी, निकला वो ठेठ देसी। राम भक्त था वो, तुलसी का दीवाना। रामा तुलसी साल सुदास, राम नाम बर बरन जुग, सावन भादव मास। भरकर चला गया हिंदी का खजाना। हिंदी का पंडित बनने के लिए मैंने 37 में साल भर हिंदी और तुलसीदास का रामचरितमानस पूरा पढ़ लिया और उसी समय से मैं तुलसी का भक्त बन गया हूँ। फादर बोके बेल्जियम और भारत के बीच में संस्कृति राजदूत था। देखिए विरासत में इस बार बाबा पुलके का रचना संसार, सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। रामचंद्र पद जय शरणम। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं ज्ञान विज्ञान और देश और दुनिया में विज्ञान की कुछ और दिलचस्प खबरों को जानने के लिए आइए देखते हैं साइंस एक्सप्रेस। इसरो चंद्रयान 2 के प्रक्षेपण की तैयारियों में पूरी तरह जुटा हुआ है। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक चंद्रयान 2 के चंद्रमा की सतह पर उतरने के लिए उसी वातावरण में परीक्षण की तैयारी चल रही है। हाल में इसरो के अध्यक्ष AS किरण कुमार ने ये ऐलान किया। फिलहाल चंद्रयान 2 को 2018 की पहली तिमाही में प्रक्षेपित किए जाने की योजना है। मेक्सिको के रेगिस्तान सुरक्षित अवशेषों के बेहतरीन स्रोत हैं। इस कड़ी में एक नए समुद्री सरीसृप का पूरा अवशेष मिला है। मॉरिशियोसॉरस फर्नांडेजी नाम के सरीसृप की उम्र 93 मिलियन साल बताई गई है। ये पहला अवशेष है जिसकी खोपड़ी में कोमल ऊतकों की संरचना के बारे में इसके गर्दन, पंख, धड़ और पूंछ के जरिए पता चला है। माना जा रहा है कि 6 फीट लंबा और करीब 4 फीट के पंखों वाला ये अवशेष समुद्री सरीसृप का है। वैज्ञानिकों का मानना है कि मंगल ग्रह में जिंदगी के बारे में चिली के अटाकामा रेगिस्तान से जानकारी मिल सकती है। अटाकामा दुनिया का सबसे शुष्क क्षेत्र है और यहाँ की जलवायु मंगल ग्रह से काफी मिलती जुलती है, जहाँ पानी के बगैर भी जिंदगी संभव है।
वैज्ञानिकों ने अटाकामा में ऐसे बैक्टीरिया की खोज की है जो सूरज की तेज गर्मी बर्दाश्त कर सकते हैं और बिना पानी के शुष्क रेगिस्तान में जिंदा रह सकते हैं। इस खोज के बाद नासा में मंगल ग्रह में जिंदगी की संभावना तलाशने के लिए नए सिरे से रिसर्च किया जा रहा है। एक दिलचस्प नवीन तकनीकी में शक्तिशाली लेजर किरणों का नया इस्तेमाल सामने आया है। इस तकनीकी को लेजर स्टिमुलेटेड फ्लोरेसेंस कहते हैं, जिसमें किसी नमूने से लेजर किरण प्रवाहित करने पर उसमें छिपी अदृश्य सूचनाएं भी मिल जाती हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकांग में शोधकर्ताओं की एक टीम ने इस तकनीकी का इस्तेमाल चिड़िया के आकार के डायनासोर एंकियोर्निस के अवशेष की जांच के लिए किया, जिससे अवशेष की हड्डियों से लगे छिपे हुए कोमल ऊतकों के बारे में पता चला। इससे छोटी पूंछ वाले डायनासोर से वर्तमान चिड़ियों के विकास के बारे में नई जानकारियां हासिल की जा सकती हैं। वैज्ञानिकों ने कनाडा के हडसन खाड़ी के तटीय इलाके में करीब 4.3 बिलियन साल पुराने माइक्रो अवशेष खोज निकाले हैं। ये माइक्रो अवशेष आधुनिक बैक्टीरिया के समान हैं, जो धरती पर जिंदगी के सबसे पुराने सबूत हो सकते हैं। इस जानकारी के आधार पर वैज्ञानिक अनुमान लगा रहे हैं कि हडसन की ऊष्म जलीय खाड़ी में धरती की संरचना के फौरन बाद जिंदगी पनपनी शुरू हो गई होगी। समुद्र का रंग नीला है, ये आकाश नहीं बल्कि प्रकाश की वजह से होता है। वैज्ञानिक तौर पर ये बात साबित हुई रमन प्रभाव की खोज के साथ। सर सीवी रमन ने इस खोज के लिए कई प्रयोग किए और ये साबित किया कि जब प्रकाश किसी पारदर्शी पदार्थ से होकर गुजरता है तो इस दौरान प्रकाश के तरंग धैर्य में बदलाव दिखता है। इस खोज ने विज्ञान को एक नया आयाम दिया, जिसे आज भी याद किया जाता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के मौके पर अपने सेगमेंट खोज खबर में आइए जानते हैं रमन प्रभाव की खोज के रोचक सफर के बारे में। विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में भारत आज सबसे आगे है। देश के पास कई ऐसी महान वैज्ञानिक विरासत हैं जिस पर हम सभी को गर्व है। यहाँ कई ऐसे वैज्ञानिक पैदा हुए हैं जिन्हें दुनिया भर में उनके महान आविष्कार के लिए जाना जाता है। इन्हीं में से एक हैं सर चंद्रशेखर वेंकट रमन। सर सीवी रमन को रमन प्रभाव की खोज के लिए जाना जाता है। वो पहले ऐसे एशियाई और भारतीय व्यक्ति थे जिन्हें सन 1930 में विज्ञान के प्रतिष्ठित नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया। समुद्र के नीले रंग के पीछे छिपे रहस्य को उजागर करने के लिए सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसे रमन प्रभाव के नाम से जाना जाता है। इस खोज ने भौतिकी में नया बदलाव लाया। प्राचीन काल से अब तक न जाने कितने ही लोगों ने नीले समंदर को देखा होगा, पर इस सरल घटना के पीछे के प्राकृतिक नियम को समझा सीवी रमन की प्रतिभा ने। सवाल पूछने की जिज्ञासा और उसका जवाब ढूंढने का दृढ़ संकल्प ही सीवी रमन जैसे वैज्ञानिकों को आम आदमी से अलग करता है। The light scattering experiments which he did actually arose from his love for nature, no doubt about it. But I would also like to point out that his early research in the Presidency College in the area of light, optics, has also contributed to his interest in light. And I would like to say that he is also a great admirer of Lord Rayleigh, who was an outstanding scientist of his time and who had himself had so much of love for nature. सबसे बड़ी बात यह है कि ये खोज दुनिया के बड़े वैज्ञानिक शोध संस्थानों से काफी दूर भूमध्य सागर में यूरोप से कोलकाता की यात्रा के दौरान बेहद सरल उपकरणों की मदद से की गई। सिद्धांत रूप में रमन इफेक्ट के तहत प्रकाश के किसी माध्यम से गुजरने के दौरान होने वाले फैलाव की व्याख्या की गई है। इस सिद्धांत के तहत बताया गया है कि समंदर का पानी सूर्य के प्रकाश के फैलाव की वजह से नीला दिखाई पड़ता है, जिसे मॉलिक्यूलर डिफ्रैक्शन कहते हैं। See, one of the very interesting experiments
that he did was diffraction at oblique angle through a rectangular slit. This is a problem that was really waiting to be cracked, and he did crack it at the age of 18, believe it or not. And then he went about publishing 2 papers in one of the outstanding journals of the time, Philosophical Magazine of London. And just imagine, at the age of 18, he comes out with the 2, excellent papers in a leading journal. जब प्रकाश की किरणें किसी तरल या ठोस माध्यम पर पड़ती हैं, तो कुछ किरणें उससे होकर गुजर जाती हैं, लेकिन प्रकाश का कुछ हिस्सा अलग-अलग दिशाओं में बिखर जाता है। सर रमन ने समझाया कि बिखरे हुए प्रकाश की वेवलेंथ प्रकाश की मूल किरणों की वेवलेंथ से कैसे अलग है। प्रकाश के किरणों की वेवलेंथ में होने वाले इसी परिवर्तन को रमन इफेक्ट के नाम से जाना जाता है। प्रकाश के रमन इफेक्ट को ऑप्टिकल फिजिक्स के मौलिक सिद्धांतों में से एक माना जाता है और आज की डिजिटलाइज्ड दुनिया में इसकी काफी अहमियत है। फार्मास्यूटिकल्स, मटेरियल साइंस, पेट्रोलियम उद्योग और अन्य रासायनिक उद्योगों में इस तकनीक का नियमित इस्तेमाल होता है, जिसे आधुनिक स्पेक्ट्रोमेट्री कहते हैं। ये एक ऐसी विधि है जिसमें बिखरे हुए प्रकाश के स्पेक्ट्रम के इस्तेमाल से मटेरियल के गुणों और उसकी आणविक संरचना को समझा जाता है। ये तकनीक रमन इफेक्ट पर आधारित है। इसी तरह रमन स्कैन्स का इस्तेमाल दवाओं, विस्फोटकों, खतरनाक रसायनों और गैसों का पता लगाने के लिए किया जाता है। इस मौलिक सिद्धांत की खोज के सम्मान में हर साल 28 फरवरी को भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले हफ्ते हम फिर होंगे हाजिर ज्ञान विज्ञान की एक और कड़ी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।